हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम का कुछ पार्ट डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। एंजाइम में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। एंजाइम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के अलावा इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें, मतलब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बेस पे हम इसको अलग अलग करें, एंजाइम को सिंपली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ होते हैं सिंपल एंजाइम्स और कुछ होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं ये तो सिंपल प्रोटीन के बने होते हैं, पर जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। मतलब इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जो कॉन्जुगेट एंजाइम होता है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होलो एंजाइम। और ये होलो एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बेस पे हम इसको फिर से क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक होता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए टर्म यूज करते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन के लिए कोफैक्टर टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन पार्ट को फिर से हम डिवाइड करते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं। इसका एक पार्ट होता है को एंजाइम, दूसरा होता है मेटल आयन और तीसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे एंजाइम को इस तरह से अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है होलो एंजाइम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं या नॉन प्रोटीन के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, को फैक्टर क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम की डेफिनेशन आ सकती है। ये इस पे क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं। ठीक है, कई बार बन चुके हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बारे में हम देखते हैं अभी एक एक करके। कोएंजाइम क्या होता है, मेटल आयन क्या होता है या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। देखिए, एंजाइम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो प्रोटीन के बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, सिंपल एंजाइम्स, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। इसी के लिए दूसरा टर्म यूज करते हैं होलो एंजाइम। इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपो एंजाइम, जबकि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसके लिए हम कोफैक्टर टर्म यूज करते हैं। कोफैक्टर को फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोफैक्टर में कोएंजाइम भी आता है, मेटल आयन भी आता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल कोफैक्टर के बारे में। कोएंजाइम की बात सबसे पहले करते हैं। कोएंजाइम एक्चुअली में ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि लूजली अटैच्ड होता है एंजाइम से।
लूजली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, ये लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे NAD। NAD मतलब निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर दूसरा है NADP, निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। फिर है FAD, फ्लेविन, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है FMN, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी ATP, ATP का फुल फॉर्म तो आपको पता है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। फिर अगला कोएंजाइम ADP, एडिनाइन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। तो ये कुछ कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कई केसेस में कोफैक्टर और कोएंजाइम एक जैसे ही होते हैं, कई केसेस में कोएंजाइम और कोफैक्टर एक जैसे ही होते हैं। इन मैनी रिएक्शंस कोएंजाइम serve as कोफैक्टर। ठीक है, कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, यानी कोएंजाइम्स कोफैक्टर की तरह ही सामने लाया जाता है, या कोएंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल सेम होती है कोफैक्टर जैसे, दोनों एक ही हैं कई रिएक्शंस में। एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है यदि हम कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो। एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है यदि हम कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड। जब कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस हो जाती है। कोएंजाइम के बारे में सबसे पहले, ये लूजली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब ये इजीली रिमूव हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट साथ में, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में बार बार सामने आते रहेंगे। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम्स के। कई रिएक्शंस में कोएंजाइम और कोफैक्टर एक ही जैसे होते हैं, एक ही होते हैं, और कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की लॉस्ट हो सकती है, लॉस हो जाती है यदि कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है तो ये हमने देखा कोएंजाइम के बारे में। अच्छा, जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होता है कोएंजाइम का, ये विटामिन होते हैं। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट
ऑफ मैनी कोएंजाइम्स इज विटामिन। ठीक है, ये एक एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है। विटामिन जो होता है ये केमिकल कंपोनेंट एसेंशियल जो कोएंजाइम में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे NAD है, NADP है, इनमें विटामिन नियासिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NAD एंड NADP contain विटामिन नियासिन। जिसके लिए अभी अपन ने टर्म यूज किया था निकोटिनामाइड। तो ये हो गया कोएंजाइम के बारे में। कोएंजाइम जो होता है ये लूजली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसको आसानी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, FAD, NAD, NADP, FADP, ATP, ADP, लिपोइक एसिड, ये सारे के सारे कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं। कई सारी रिएक्शंस में कोएंजाइम कोफैक्टर एक ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। यदि कोफैक्टर को रिमूव किया जाएगा तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। कोफैक्टर बहुत जरूरी है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। जो कोएंजाइम्स होते हैं इनका एक मेन केमिकल कंपोनेंट होता है विटामिन, मतलब इनको काम करने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। NAD और NADP में एक विटामिन होता है नियासिन। नियासिन को हम निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट सेकेंड केस हम पढ़ते हैं मेटल आयन। मेटल आयन के बारे में जैसे अभी हमने देखा था कि कोएंजाइम लूजली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट होता है, मेटल आयन भी लूजली बाउंड पार्ट होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। लूजली बाउंड इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जैसे जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, हेक्सोकाइनेज में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेटल आयन के बारे में। मेटल आयन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली एंजाइम में जो मेटल आयन होता है वो एक साथ दो काम करता है। एंजाइम में जो मेटल आयन होता है वो एक साथ दो काम करता है। एक समय पे वो एक्टिव साइट्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहता है, एक समय पे वो एक्टिव साइट्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहता है, उसी समय वो सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ताकि दोनों का अटैचमेंट प्रॉपर हो सके, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अच्छे से जुड़ सके। मेटल आयन इज important for enzyme activity it forms coordinate bond with active sites of enzyme and also forms coordinate bond with substrate। ठीक है, ये दो काम एक साथ करता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसके साथ, साथ साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। तो काफी अच्छे से फॉर्मली अटैचमेंट होता है एंजाइम का और सबस्ट्रेट का। तो ये हो गया मेटल आयन के बारे में। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे अभी तक अपन ने देखा लूजली बाउंड दोनों कोएंजाइम भी मेटल आयन भी।
प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है टाइटली बाउंड। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट है और ये टाइटली बाउंड पार्ट है। ठीक है, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट होता है कोफैक्टर का। प्रोस्थेटिक ग्रुप में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे हीम होता है, जो हीमोग्लोबिन वाला हीम पार्ट होता है, यानी आयरन वाला पार्ट होता है। अपन अभी हीमोग्लोबिन की बात तो नहीं कर रहे, अपन एंजाइम की बात कर रहे हैं। जैसे हीम पार्ट जो होता है परऑक्सीडेज और कैटालेज में, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, हीम पार्ट जो होता है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। परऑक्सीडेज और कैटालेज जो एंजाइम होते हैं, जो परऑक्साइड का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन एंजाइम में हीम प्रेजेंट होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये हो गया कोएंजाइम और बाकी दोनों चीजें। जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। एसेंशियल कंपोनेंट कोएंजाइम के विटामिन होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होता है एनएडी और एनएडीपी में। लूजली बाउंड इनऑर्गेनिक पार्ट होता है मेटल आयन, जैसे कुछ एग्जांपल है मेटल आयन के। मेटल आयन की एक खासियत होती है, मेटल आयन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए अच्छा होता है। अगर मेटल आयन प्रेजेंट है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक्टिव साइट के साथ, और पैरेलली वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, ये दोनों चीजें देखी जाती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट होता है। परऑक्सीडेज और कैटालेज में जो हीम ग्रुप होता है, हीम पार्ट होता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो ये प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जब स्टार्ट किया था एंजाइम वाला टॉपिक, तो हमने सबसे पहले यही बात की थी कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम जो होते हैं ये रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। रिएक्शन स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही कोई पर्टिकुलर एंजाइम काम करता है। एक एंजाइम सारी तरह की रिएक्शंस को सपोर्ट नहीं करता है, ये होता है इसका स्पेसिफिक नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये अनचेंज फॉर्म में रहता है। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट कराते वक्त और एंड में जैसा एंजाइम शुरुआत में रहता है वैसे ही एंजाइम आखिरी में भी मिलता है। तो ये अनचेंज फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम जो होते हैं ये एफिकेसी शो करते हैं, मतलब एफिशिएंसी के साथ रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। रिएक्शन की स्पीड को ये बढ़ा सकते हैं। कुछ एंजाइम होता है जो जरूरत पड़ने पे एंजाइम्स की रिएक्शन की स्पीड को कम भी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मतलब होता है जिस स्पीड से, जिस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंजाइम्स कराते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक, जिस स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंजाइम्स कराते हैं ये कहलाता है टर्नओवर नंबर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये रिएक्शन, ये एक्चुअली आरबीसी का पार्ट है, रेड ब्लड सेल में जो रिएक्शन होती है, अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो रही है
अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो रही है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है H2CO3, जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बनेगा 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम होती है तो। सेकेंड केस में अगर हम देखते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया, यही चीज अगर हम एंजाइम की प्रेजेंस में देखें, यहां पे एंजाइम जो होता है ये काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होती है, यानी H2CO3 का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो यहां पे जो रिएक्शन की स्पीड देखी गई है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो स्पीड देखी गई है, ये होती है 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कितना फर्क है यहां पे, है ना। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं बिना एंजाइम की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हो रही है तब। और अगर यहाँ पे एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करेगा तो ये रिएक्शन की स्पीड 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में देखी जाती है। ये कहलाता है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर मतलब होता है कितनी स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में पहला अपन ने देखा प्रोटीन नेचर इसका। प्रोटीन नेचर, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। रिएक्शन स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माल्टोज जो होता है, ये माल्टेज के द्वारा, माल्टोज जो होता है इसका ब्रेकडाउन माल्टेज के द्वारा होता है, जबकि माल्टेज सुक्रोज फ्रक्टोज पे काम नहीं करेगा। ठीक है, सबके लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो एक तो छोटा सा एग्जांपल दिया है कि माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज एंजाइम होता है, जबकि माल्टेज सुक्रोज फ्रक्टोज को नहीं तोड़ता, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट ही है, उसी कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम्स जो होते हैं ये अनचेंज फॉर्म में होते हैं, अनचेंज फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे एंजाइम हम शुरू में डालेंगे वैसे ही एंजाइम हमको आखिरी में मिलेगा। एंजाइम एफिकेसी शो करते हैं, ये रिएक्शन एफिशिएंसी शो करते हैं, रिएक्शन को कई गुना तेजी से ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, और प्रॉपर डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। टर्नओवर नंबर, जिस रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो हम देखते हैं टर्नओवर नंबर कहलाता है। यहाँ पे हमने देखा विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और इसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है ये 200 मॉलिक्यूल्स 1 घंटे में बन रहे हैं, जबकि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस उस रिएक्शन में, उस सराउंडिंग रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो भी अफेक्ट करेगा। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, स्लो कर देता है। इट इंक्रीजेस और डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टर्म जो है वो यूज किया जाता है कि जिस टेम्परेचर पे एक्टिविटी एंजाइम की मैक्सिमम होती है। टेम्परेचर एट विच
enzyme shows maximum activity it is known as optimum temperature. जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ये कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री के आसपास होता है। अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी इसके आसपास ह्यूमन बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए 35 से 45 डिग्री के आसपास। जैसे ह्यूमन बॉडी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36 से 37 के आसपास होता है, फ़ारेनहाइट में 98 99 के आसपास जनरली बना रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये एक रेंज ली गई है, ये एक रेंज ली गई है। इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से भी लिया जाता है। कई एंजाइम्स जो होते हैं वो और थोड़े से कम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये रेंज एक अप्रोक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके पहले भी वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर एंजाइम का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए या एंजाइम को बहुत कम टेम्परेचर में रखा जाए तो उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है और या तो फिर वो डीएक्टिवेट हो जाता है। एट लो टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर माने एंजाइम्स आर डीएक्टिवेटेड। कम टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर above 65 डिग्री सेल्सियस टर्शियरी स्ट्रक्चर of enzymes is destroyed and catalytic activity is lost। ठीक है, यानी कम टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिविटी नहीं शो करेंगे। ज्यादा टेम्परेचर पे रखा गया तो भी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ज्यादा टेम्परेचर जब हम इनको देते हैं तो इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, क्योंकि प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी ज्यादा टेम्परेचर पे उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसके कारण कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म गर्म जगह पे रहते हैं जैसे थर्मल वेंट्स हो गए, ठीक है, या थर्मल स्प्रिंग्स हो गए, ऐसी जगह पे रहते हैं तो उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं। enzymes isolated from the organisms that lives in thermal springs और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर थर्मोस्टेबल, ठीक है। जो एंजाइम्स
ऐसे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए जो गर्म जगह पे रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, तो ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं, यानी हीट से उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता। 65 के ऊपर भी इजीली वो हीट को आसानी से कोप अप कर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसको ग्राफ के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये हमने टेम्परेचर लिया और यहां पे हमने एंजाइम एक्टिविटी ली, तो ये ग्राफ हमको लगभग कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, पर एक फिक्स टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लगती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर। इसको रिवाइज करते हैं अपन। टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि लगभग 25 से 45 डिग्री तक आपको मिल सकता है। एक एवरेज वैल्यू हमने ली थी 35 से 45। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो काफी स्लो हो जाती है, एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिसके कारण कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जिन ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गर्म जगह पे रहते हैं, जैसे गर्म झरने हो गए, ठीक है, थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, इनकी बॉडी से जिन एंजाइम को आइसोलेट किया जाता है वो एंजाइम थर्मोस्टेबल होते हैं, यानी वो हीट को इजीली, आसानी से वो कोप अप कर जाते हैं, आसानी से ज्यादा टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर हम पढ़ते हैं पीएच। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ऐसे ही पीएच के साथ भी होता है, किसी पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। एट पर्टिकुलर पीएच enzyme activity is maximum। तो ऐसे पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे अगर हम स्टमक के एंजाइम्स की बात करें तो वो एसिडिक पीएच पे अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे पेप्सिन वगैरह। ये 1.8 से 2 पीएच पे इजीली काम करता है, अच्छे से काम करता है। मतलब जिस जगह के, जिस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन जो है जहां पे वो एंजाइम प्रेजेंट है, वहां पे जो पीएच होगा उन एंजाइम्स के लिए वो पीएच काफी ज्यादा अच्छा होता है। ऑप्टिमम पीएच उसको अपन कह सकते हैं। प्लांट में भी ऐसे कई एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पे भी काम करते हैं, बेसिक पीएच पे भी काम करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो जैसे हमने टेम्परेचर के केस में देखा था, जैसा टेम्परेचर के केस में देखा हमने, वैसे ही हम पीएच के केस में भी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और फिर उसके बाद वो कम होने लगती है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। यहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। थर्ड फैक्टर आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस सिस्टम में अवेलेबल है, उसका कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करती है। जितना सबस्ट्रेट उसको मिलेगा उतना वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और वापस वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सबस्ट्रेट available determines the speed of reaction. Enzyme activity is maximum at high substrate concentration. एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है। पर इसमें एक चीज और देखी जाती है कि एक समय के बाद जब पूरे एंजाइम यूज हो जाते हैं, जब एक समय के बाद पूरे एंजाइम यूज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे भी रिएक्शन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है। तो सबस्ट्रेट को कैटालाइज कौन करेगा? अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। इस तरह का ग्राफ हमें देखने मिलता है। मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, पर एक समय के बाद सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ भी रहा है अगर, पर एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो इससे ये शो होता है कि सबस्ट्रेट मिलाने के बाद भी जब अगर सिस्टम में एंजाइम पूरे यूज हो गए तो फिर वो कैटालाइज उसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये यहाँ तक तो हमने देखा कि ये एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। अगर हम इसका हाफ पार्ट लेते हैं, अगर ये टोटल वी मैक्स हो गई, अगर ये वाला पार्ट टोटल वी मैक्स हो गया, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो शो हो रही है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा वी हाफ। ठीक है, हाफ पार्ट v 1/2, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं km से। Vmax का हाफ है km। यहां पे km एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट और सिंपल माइकल कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। km मतलब वो कांस्टेंट जिसमें जो पीक वेलोसिटी होती है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, उसका हाफ अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बेस पे बताई जाती है। तो ये अगले फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट फैक्टर हम रिवाइज करते हैं पीएच। पीएच में हमने देखा था पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। पेप्सिन जो होता है, ये एक एग्जांपल के रूप में बताया, पेप्सिन 1.8 पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। एंजाइम की एक्टिविटी और पीएच के बीच में जब हम ग्राफ देखते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, ये ऑप्टिमम पीएच कंडीशन शो हो रही है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट जो अवेलेबल रहता है उस पर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। अगर ज्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। पर एक समय के बाद जब एंजाइम पूरे यूज हो जाएंगे तब सबस्ट्रेट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती, डिक्रीज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह का ग्राफ देखने मिलता है। वी मैक्सिमम और वी हाफ हमने यहाँ पे शो किया है। वी हाफ के लिए हम km कांस्टेंट भी यूज करते हैं। km कांस्टेंट मतलब माइकल्स कांस्टेंट। तो ये तीन फैक्टर हमने डिस्कस किए, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, हालांकि ज्यादा हमारे काम के नहीं है वो। एक उसमें से फिर भी आप ध्यान रखिएगा, इनहिबिटर भी होता है। इनहिबिटर मतलब जो प्रोसेस को रोकता है। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है जो एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन रुक जाती है, अगर वो एंजाइम के प्रेजेंस में होगी तो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन।
एंजाइम का मैकेनिज्म दो थ्योरीज पर बेस्ड है। एक होता है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल यहां पे नाम से समझ में आ रहा है, नाम से इंडिकेट हो रहा है, यहां पे एक लॉक की तरह और दूसरा की तरह काम करेगा। देखिए कुल मिला के रिएक्शन किसकी हो रही है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है वो लॉक की तरह होता है और की जो है वो एंजाइम के लिए टर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट और की इन दोनों का सबस्ट्रेट और एंजाइम इन दोनों का कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, कन्फर्मेशन होता है। लिख लेते हैं हम इसको कुछ पॉइंट इसमें। पहले तो लिखते हैं कि मॉडल किसने दिया था, was given by एमिल फिशर। (1890) में एमिल फिशर ने दिया था और 1894 के आसपास दिया था, ये एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था। अब इसमें लॉक एंड की मॉडल, इसमें लॉक जो है वो सबस्ट्रेट और की जो है वो एंजाइम की तरह काम करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं substrate and enzyme shows specific geometrical कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल कन्फर्मेशन होता है, कुछ इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं। यहां पे सबस्ट्रेट के लिए टर्म लॉक यूज किया गया है और एंजाइम के लिए टर्म की यूज किया गया है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम है तो जो सबस्ट्रेट होगा उसका कुछ इस तरह से कंफर्मेशन होगा कि ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, तो दोनों एक दूसरे से फिट हो जाते हैं और फिट होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये इस तरह से देखा जाएगा। ये पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, हालांकि अपन ने यहाँ पे गैप रखा हुआ है, पर ये पूरी तरह से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, जो ये सामने दिख रहा है। कुछ समय के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे एंजाइम अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाएगा। ये एंजाइम और प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है लॉक एंड की मॉडल। सेकेंड मॉडल जो दिया गया था ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल।
सेकेंड मॉडल जो बताया गया था इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल कॉस्टलैंड के द्वारा दिया गया था। और ईयर था 1960। 1960 में कॉस्टलैंड के द्वारा दिया गया था। इसमें स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक कन्फर्मेशन की बात नहीं की थी, इसमें यह बताया था कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के पास आता है, जब जो एंजाइम सबस्ट्रेट के पास आता है तो एंजाइम में एक्टिव साइट इंड्यूस हो जाती है। एक्टिव साइट इंड्यूस हो जाती है मतलब एक्टिव साइट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और वो एक्टिव साइट वहां पे बन जाती है, इंड्यूस हो जाती है, पहले से प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा कॉस्टलैंड के मॉडल में बताया गया था। ठीक है, और इसमें दो तरह के ग्रुप्स की बात की गई थी। एक होता है बटरेसिंग ग्रुप, एक होता है बटरेसिंग ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप जो होता है वो सबस्ट्रेट जो होता है उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। सबस्ट्रेट को ये प्रमोट करता है, जबकि दूसरा जो ग्रुप होता है दूसरा ग्रुप होता है कैटालिटिक ग्रुप। इट परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी। जो दूसरा ग्रुप होता है ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दो मॉडल दिए गए थे, लॉक-एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक एंजाइम का देखते हैं, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन और एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है, इसके कुछ मैकेनिज्म बताए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं। इसमें पहला आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखिए मेन जो है वो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट है। जब एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अगर किसी कारणवश सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से बाइंड करने के से रोक दिया जाए तो वो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कुछ इसी तरह का यहां पे हम देखते हैं। यहां पे एक केमिकल सब्सटेंस की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर जो है ये केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने की पावर कैपेबिलिटी शो करता है। ठीक है, इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर सके। अब इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट के जैसा अगर होगा, अगर इनहिबिटर सबस्ट्रेट के जैसा होगा तो वो एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा। और दोनों के बीच में अगर कंपटीशन होता है कि कौन पहले एक्टिव साइट्स के पास पहुंचेगा तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहां पे कंपटीशन होता है, कंपटीशन बिटवीन इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब क्या, वो केमिकल सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट के जैसा या जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है। कंपटीशन बिटवीन इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा तो उसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
इनहिबिटर बाइंड्स विथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट से ये बाइंड कर जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म जो है, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है मतलब जो इनहिबिटर है उसको हम हटा सकते हैं, या तो हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करने लगेगा और रिएक्शन आगे बढ़ने लगेगी। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज by ethanol in case of methanol poisoning। ठीक है, मिथेनॉल पॉइजनिंग के केस में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के काम करने को रोकना पड़ता है, और ये होता है जब हम इथेनॉल डालते हैं तो इथेनॉल जो होता है वो इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। दूसरा एग्जांपल है इसका इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज inhibition of succinic dehydrogenase by मैलोनेट। मैलोनेट के द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिशन, ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर आएगा। और तीसरा एग्जांपल है इसका कि सल्फर ड्रग्स act against bacteria। सल्फर ड्रग्स एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। सल्फर ड्रग्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ये थोड़ा समझिएगा। एक कंपाउंड होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, पर फॉलिक एसिड बैक्टीरिया डायरेक्टली नहीं ले सकता। हम तो फॉलिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, फूड सोर्स के थ्रू या किसी और सब्सटेंसेस के थ्रू हम फॉलिक एसिड इजीली ले सकते हैं, पर बैक्टीरिया फॉलिक एसिड नहीं ले पाता, सेल में वो एंटर नहीं कर पाता है। पर बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड तो मिलता है। वो कैसे मिलता है? एक सब्सटेंस होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये फॉलिक एसिड बैक्टीरिया ले लेता है, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी में बन जाता है। पाबा जो होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये कन्वर्ट होके फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और फॉलिक एसिड फिर बैक्टीरिया यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। सल्फर ड्रग्स जो होती हैं, ये जो सल्फर ड्रग्स होती हैं ये सिमिलर होती हैं पाबा के जैसे। ये पाबा के जैसी होती है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसी होती है। और जब बैक्टीरिया को सल्फर ड्रग्स के कांटेक्ट में रखा जाता है या बैक्टीरिया को सल्फर ड्रग्स दी जाती है, तो वो पाबा के धोखे में, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के धोखे में सल्फर ड्रग्स को ले लेता है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। और क्योंकि सल्फर ड्रग्स जो है ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज केमिकल्स हैं, इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा कराई जाती है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो होता है, यानी सल्फर ड्रग्स, बैक्टीरिया सल्फर ड्रग्स को ले लेता है पाबा के धोखे में, और फाइनली फिर फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, और फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का पहला पार्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें दो मैकेनिज्म और हम पढ़ते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिटर, पहले इनहिबिटर वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कॉम्पिटिशन होता है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। इनहिबिटर जब पहले एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है तो वो ये प्रोसेस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल तो कई बार पूछा जा चुका है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। ठीक है, सल्फर ड्रग्स जो होते हैं वो एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। कैसे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये अपन ने देखा मैकेनिज्म। बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है पर वो बाहर से उसको नहीं ले पाता, पर उसके बॉडी में एक केमिकल होता है पाबा, पाबा को वो लेकर फॉलिक एसिड का सिंथेसिस करता है। सल्फर ड्रग्स जो होती हैं वो पाबा की जैसी होती हैं, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पाबा। और बैक्टीरिया को जब सल्फर ड्रग्स के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो पाबा समझ के सल्फर ड्रग्स को लेता है और फाइनली फिर उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके आगे का मैकेनिज्म जो 2 पार्ट बचे हुए हैं, जो एंजाइम इनहिबिशन की एक्टिविटी के 2 पार्ट बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।